नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल ऑल इन वन स्टडी 2020 में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले क्लास 10th सोशल साइंस। क्या सब्जेक्ट? सोशल साइंस, ये जिसको हिंदी में बोलते हैं हम सामाजिक अध्ययन। इसका हम आज पढ़ेंगे फर्स्ट चैप्टर। तो फर्स्ट चैप्टर का नाम है हमारे भारत के संसाधन। क्या नाम है? भारत के संसाधन। भारत के संसाधन का फर्स्ट चैप्टर है, यानी फर्स्ट पार्ट है। इसका सेकंड पार्ट भी हमारे पास आएगा नेक्स्ट चैप्टर में, तो उसको भी हम देखेंगे। अब इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले देखिएगा। हम बात करेंगे मृदा के बारे में, हम बात करेंगे जल के बारे में, हम बात करेंगे वन के बारे में, हम करेंगे वन्य प्राणी। यानी इस टाइप से हम अलग अलग बात इसमें पढ़ने वाले। एक तो मृदा के बारे में, जल के बारे में, वन के बारे में और वन्य प्राणी के बारे में, यानी इन सब बातों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिएगा, इस पार्ट का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या आता है देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा मृदा अपरदन से क्या तात्पर्य है। यह क्वेश्चन हमारा 2010, 2014 और 2018 में पूछा गया था। बट ये क्वेश्चन अथवा में इस टाइप से भी पूछा जा सकता है, और ये आपको याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन किसी भी टाइप से पूछा जा सकता है एकदम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, मृदा अपरदन से आप क्या समझते हो। मतलब क्या तात्पर्य है, क्या समझते हो। है बात एक ही, लेकिन बहुत सारे 10th क्लास के ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको नहीं पता होता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि क्वेश्चन इस टाइप से भी आ सकता है। चलिएगा, अब इसका हम आंसर पढ़ते हैं। आंसर क्या है हमारे पास, तो देखिएगा इसका आंसर है मृदा। क्या है यहाँ पर देखिएगा, उत्तर में हम पढ़ते हैं मृदा अपरदन। सबसे पहले आप हेडिंग लिखे मृदा अपरदन। अब मृदा अपरदन क्या होता है देखिएगा, बहते हुए जल, हवा तथा जीव जंतुओं व मानव की क्रियाओं द्वारा भूमि के ऊपरी सिरे से मिट्टी की परत के कट जाने, बह जाने व एक स्थान से उड़कर दूसरे स्थान पर चले जाने को मृदा अपरदन कहते हैं। तो इस टाइप से हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा मृदा क्षय। क्या आता है हमारा? मृदा क्षय। तो मृदा क्षय क्या होता है देखिएगा। क्वेश्चन है हमारे पास, मृदा क्षय किसे कहते हैं। ये क्वेश्चन हमारा 2020 के एग्जाम में पूछा गया था। तो इसका आंसर देखिए, इसका आंसर आता है हमारे पास उत्तर में देखिएगा आप मृदा क्षय। सबसे पहले हेडिंग लिखेंगे हम, क्या लिखा हुआ है, मृदा में उपस्थित पोषक तत्वों का धीरे धीरे नष्ट होना मृदा क्षय कहलाता है। नीचे लिखेंगे हम, मृदा क्षय के कारण पेड़ पौधे पूर्ण रूप से विकसित नहीं कर पाते या विकास नहीं कर पाते। अब मृदा क्षय क्या होता है, जैसे हमने साइंस में पढ़ा था, जो संचरण होता है, संचरण अधिकतर लोहे में होता है। लोहे में सबसे पहले, यानी लोहे में संचरण की दर सबसे अधिक होती है। तो जिस प्रकार लोहा संचरण होता है उसी प्रकार यहाँ पर मृदा क्षय होता है। मतलब मृदा में नुकसान होता है। तो नुकसान किस चीज़ों में होता है, जो भूमि के अंदर जो पोषक तत्व रहते हैं, जिनकी सहायता से पेड़ पौधे अपने आप को पूर्ण विकसित करते हैं, तो वो जब उनके पोषक तत्वों की कमी हो जाती है तो इस कारण क्या होता है, मृदा क्षय हो जाता है। और ये जो मृदा क्षय होता है क्यों होता है, क्योंकि हम खेतों में कई प्रकार की रासायनिक दवाइयाँ, ये छिड़काव, बहुत सारी चीज़ें करते हैं। इसकी वजह से कहीं ना कहीं भूमि में जो पोषक तत्व है उनकी कमी हो जाती है। ठीक है, तो इस टाइप से हमारे क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा अगला थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है मृदा संरक्षण। क्या कहता है क्वेश्चन देखिएगा आपका थर्ड, मृदा संरक्षण से आप क्या समझते हो। और ये क्वेश्चन हमारे 2011 और 2015 में पूछा गया था। अब होता है क्या है मृदा संरक्षण देखिएगा। मृदा संरक्षण का आंसर हमारे पास आता है यहाँ पर कि मृदा संरक्षण डाल के लिखेंगे हम, मृदा अपरदन को रोकना ही मृदा संरक्षण कहलाता है। जो मृदा अपरदन होता है उसको अगर हम रोक ले किसी कारणवश, यानी उसको काबू में पा ले, तो वही हमारा क्या कहलाएगा, मृदा संरक्षण कहलाएगा। अर्थात मृदा अपरदन को रोकना अति आवश्यक है। मतलब ये बात भी महत्वपूर्ण है, मृदा अपरदन जो होता है उसको रोकना बहुत ही आवश्यक है। तो इस टाइप से हमारे क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है हमारा, फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन आता है हमारा, मृदा संरक्षण क्यों आवश्यक है, मृदा अपरदन के कारण एवं संरक्षण के उपाय बताइए। यह क्वेश्चन 2005 और उसके बाद 2004 A1 B2 और C2। अब आप सोच रहे होंगे A1 B2 C2 क्या है, तो मैं आपको बता दूं, आज से 15 साल 20 साल पहले की अगर बात करें तो पहले एग्ज़ाम जो होती थी वो अलग अलग शेडों में पेपर आते थे। किस टाइप से A1 A2 B1 B2 C1 C2 इस टाइप से पेपर आते थे।
तो उस समय का भी रिकॉर्ड हमारे पास है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि 2005 में, 2004 में A1 सेट में, 2004 के A1 व B2 व C2 इस प्रकार से पूछा गया था क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिएगा इसका आंसर हम पढ़ते हैं। आंसर क्या आता है आपका, इसका उत्तर हमारा चालू होता है यहाँ से। देखिएगा आपका उत्तर है बढ़ती हुई जनसंख्या। क्या कह रहा है हमारा, बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण प्राकृतिक संसाधनों का बड़े पैमाने पर विनाश हो रहा है, जिसमें अनेक प्राकृतिक संसाधनों के नष्ट होने का खतरा पैदा होता जा रहा है। इसलिए मृदा संरक्षण द्वारा विनाश को रोकना अति आवश्यक है, यानी विनाश को हमें रोकना बहुत ही जरूरी है। इसके आगे नीचे पढ़ते हम मृदा अपरदन के कारण। क्या आता है हमारा अगला, इस मृदा अपरदन के कारण क्या आता है, मृदा अपरदन के कारण। अब मृदा अपरदन के क्या क्या कारण होते हैं देखिएगा आप। पहला कारण आता है मृदा अपरदन में तेज प्रवाह, तेज वायु का प्रवाह। क्या आता है, तेज वायु का प्रवाह। दूसरा नंबर का आता है तेज वर्षा, और तीसरा आता है मानव द्वारा वनों का विनाश। उसका चौथा आता है अत्यधिक पशु चारण। उसके बाद पांचवा आता है अवैज्ञानिक तरीके से कृषि। यानी इस प्रकार से हमारा मृदा अपरदन के ये कारण होते हैं। मतलब मृदा अपरदन क्यों होती है, किस कारण होती है, तो यही हमारे कितने 5 कारण हैं जो आपको याद करना है। ठीक, ओके, तो चलिए, तो ये जो है मृदा संरक्षण के उपाय, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है ना। तो ये हमारा आता है मृदा संरक्षण के उपाय में। देखिएगा आप 5 पॉइंट है, 5 उपाय है कि नहीं, मतलब तो मृदा संरक्षण के उपाय, पहला पॉइंट आता है पहाड़ी एवं पर्वतीय क्षेत्रों में सीढ़ीदार खेतों में फसल उगाना। यह मृदा संरक्षण का उपाय है। तो पहाड़ी एवं पर्वतीय जो क्षेत्र होते हैं उसमें सीढ़ीदार खेत बना देना चाहिए, ताकि उसकी जो मिट्टी है वो पानी साथ न बहे और उसमें हम फसल उगा सकें। दूसरा आता है पहाड़ी ढालों पहाड़ी ढालों पर तथा बंजर भूमि में वृक्षारोपण करना चाहिए। एक इसका भी एक मृदा संरक्षण का उपाय है। अगला आता है पशुओं की चराई पर नियंत्रण रखना। इसके बाद पर्वतीय ढालों एवं ऊंचे नीचे क्षेत्रों में बहते हुए जल का संग्रहण करना। और उसके बाद आता है ग्रामीण क्षेत्रों में चारागाहों का विकास करना। यानी इस टाइप से मृदा संरक्षण के ये उपाय है। चलेगा, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 5वें नंबर क्वेश्चन आता है। तो क्वेश्चन क्या कहता है देखिएगा, मृदा के निर्माण में सहायक कारक कौन कौन से हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा 2010 के एग्जाम में पूछा गया था। तो मैं आपको बता दूं कि मृदा के निर्माण जो सहायक कारक, निर्माण का मतलब जो मृदा या मिट्टी जब बनती है तो उसमें क्या क्या चीज़ें मिलती है जिसके कारण वो मृदा बनती है या मिट्टी बनती है। तो देखिएगा इसका आंसर है हमारे पास कि मृदा के निर्माण में सहायक कारक निम्न। नंबर 1 मूल चट्टान, नंबर 2 भूभाग का उच्चवाच, तीसरा आता है जल वायु की दशाएं, चौथा है पेड़ पौधे और पांचवा है जीव जंतुओं के अवशेष। इन सबके मिलने से मृदा का निर्माण होता है। ठीक है, चलेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मेरे हिसाब से 2021 के एग्जाम में आ सकता है। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से देख लें। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन देखिएगा, सामाजिक वानिकी योजना क्या है। ये हमारा 2018 के एग्जाम में पूछा गया था। अथवा यह क्वेश्चन इस टाइप से आ सकता है, सामाजिक वानिकी योजना की सफलता का आधार। इस टाइप से भी पूछा जा सकता है, आपको ध्यान देना। सामाजिक वानिकी योजना की सफलता का आधार क्या है या मुख्य आधार क्या, इस टाइप से पूछा सकता है। तो चलिएगा, इसका आंसर हम पढ़ते हैं। आंसर क्या है देखिएगा आपके सामने। इसका आंसर आता है हमारे पास, सबसे लेडिंग डाले सामाजिक वानिकी योजना। सामाजिक वानिकी योजना की सफलता का आधार विश्व बैंक है। ये बिल्कुल आपको ध्यान दे लेना है, विश्व बैंक की बात कर रहा, मतलब ये विकल्प खालिस्तान में बनता है। ये विश्व बैंक क्या है, इस पर बिल्कुल ध्यान देना। मतलब वो वैसे टाइप से पूछता है सामाजिक वानिकी योजना की सफलता का मुख्य आधार क्या है, तो हम इसका खालिस्तान में अगर आए तो हम कैसे लिखेंगे, सामाजिक वानिकी योजना की सफलता का मुख्य आधार विश्व बैंक है। ये आपको विषय ध्यान रखना। ठीक, चलिएगा फिर आगे देखता हूँ क्या लिखा रहा फिर इसका आगे, जिससे इस योजना हेतु वित्तीय सहायता दी गई है। क्या दी गई है, वित्तीय सहायता दी गई है और वृक्षारोपण की शुरुआत की गई है। फिर इसके नीचे लिखेंगे इस योजना के अंतर। देखो इस योजना के अंतर क्या करते हैं, खेती, सड़कों, रेल लाइनों, ठीक है, के किनारे वृक्षारोपण किया जाता है या किया जा सकता है। मतलब ये ऐसी योजना है जिसके अंतर्गत या जिससे हम लाभ लेके खेतों, सड़कों और रेल लाइनों के किनारे वृक्षारोपण कर सकते हैं इस योजना के अंतर्गत। ठीक, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है 7वें नंबर का। ठीक है, हमारा आता है 7वें नंबर का। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है, उनकी विशेषताएं एवं विवरण को स्पष्ट कीजिए। और यह क्वेश्चन हमारा 2004 में
A1 सेट में, 2008 के ए सेट में पूछा गया था। किंतु ये क्वेश्चन हमारा अथवा में इस टाइप से भी आया था। अथवा का देखिए, अब अथवा का क्या कह रहा है। अथवा में पूछा गया था कि भारत, क्या कह रहा है अथवा में, भारत में पाई जाने वाली मिट्टियों के नाम लिखिए, और ये क्वेश्चन 2015 में पूछा गया था। बट इसके अथवा में फिर एक क्वेश्चन आता है हमारा नया क्वेश्चन, वो भी अथवा में ही है। वो क्या कह रहा है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है, उनके नाम लिखिए। उसके बाद फिर अथवा में बोल रहा है, तो अथवा में क्या बोल रहा है, ध्यान दो आप। मरुस्थलीय मिट्टी की विशेषताएं, क्या पूछे इसमें, विशेषताएं लिखिए, ये कहाँ पाई जाती है। तो देखिए ये क्वेश्चन हमारा 2012 के एग्ज़ाम में पूछा गया था। अब मैं आपको बता दूं इतने सारे जो क्वेश्चन है तो इनके आंसर लिखना कैसे है। तो जैसे कि हमारा सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन आया था, ये वाला देखिएगा, ये वाला क्वेश्चन कि भारत में पाई जाने वाली मिट्टियों के नाम लिखिए। तो सिर्फ और सिर्फ आपको भारत में जो 6 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, सिर्फ उनके नाम लिख के आना है, कुछ भी नहीं करना है। 2015 में पूछा गया था। लेकिन जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा था, भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है, उनकी विशेषताएँ एवं विवरण को स्पष्ट कीजिए। तो उनकी विशेषता लिखना है आपको और थोड़ा सा विवरण उनके बारे में लिखना है। इसके बाद में जो हमारे क्वेश्चन पूछा गया, भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है, उनके नाम लिखे। तो सिर्फ इसमें भी नाम ही लिखना है। लेकिन लास्ट वाला जो 2012 में ये वाला पूछा गया हमसे कि मरुस्थलीय मिट्टी की विशेषताएं लिखिए, ये कहाँ पाई जाती है। तो मरुस्थलीय मिट्टी के बारे में लिखना है और ये कहाँ पाई जाती है, इतना से लिखना है। ठीक है, तो इन सभी का आंसर मैं आपको थोड़ा समझा चुका हूँ। अब लिखना कैसे समझ लीजिएगा। तो चलिएगा हम देखते हैं इसका आंसर कैसे बनता है। चलिएगा, अब क्वेश्चन का हमारा जो आंसर चालू होता है, ठीक है ना। तो पहला हम पढ़ते हैं, सबसे पहले तो यहाँ देखते हैं कि भारत में मुख्यतः 6 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है। तो ये लिखना है आपको। अब अगर मैंने कहा था 6 प्रकार के नाम लिखना, तो सबसे पहले आप हेडिंग में नाम ही लिखें, जो भी जो 6 नाम है। पर मैं ये डायरेक्ट यहाँ पर लिख रहा हूँ कि सबसे पहले हम पढ़ते हैं पहले नंबर का। पहले नंबर की मिट्टी आती है हमारी जलोढ़ मिट्टी। अब इस मिट्टी में क्या क्या होता है, बिल्कुल ध्यान से देखना है आप, है ना। तो इस मिट्टी में आपको बता दूँ मैं कि इसे कोप, दोमट, कछारी या चीका मिट्टी भी कहा जाता है। मतलब इस मिट्टी को कई से नाम से जानते हैं हम, कि एक तो कोप के नाम से, दोमट के नाम से, कछारी मिट्टी के नाम से और चीका मिट्टी के नाम से। इतने मिट्टी के नाम से हम इसको जानते हैं, है ना। फिर इसके बाद में ये मिट्टी हल्के भूरे रंग की होती है। मतलब इन मिट्टियों का रंग भी आपको याद करना है। क्या होती है कि ये मिट्टी हल्के भूरे रंग की होती है। इस मिट्टी में ध्यान देना आप, ये पोटाश, चूना पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। ये बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये विकल्प पूछा जाता है, इसलिए आपको विशेष ध्यान देना है। तो इस मिट्टी में क्या पाया जाता है, पोटाश तथा चूना पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। इसके बाद यह मिट्टी भारत से निकलने वाली 3 बड़ी नदियाँ, अब नदियों के नाम में सतलज, ब्रह्मपुत्र और गंगा, ये आपको याद रखना है। कौन कौन सी 3 नदियाँ होती हैं, सतलज, ब्रह्मपुत्र तथा गंगा आदि द्वारा बहाकर लाई गई है। अर्थात ये मिट्टी अधिक मात्रा में बिहार, पंजाब, हरियाणा, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, उत्तरी पूर्वी राजस्थान में मिलती है। अब मैंने आपको बहुत सारे यहाँ पर नाम बताएं, तो ज़रूरी नहीं कि आप पूरे नाम लिखें। इनमें से जो जो आपको याद रहें वही नाम लिखे, कोई टेंशन नहीं करें, है ना। तो आप लिख सकते हैं कि यह मिट्टी अधिक मात्रा में बिहार, पंजाब, हरियाणा, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, उत्तरी पूर्वी राजस्थान में मिलती है। इस मिट्टी में अधिकतर, अब ये बात ध्यान देना, एक तो गेहूं की फसल, चावल की फसल, मक्का की फसल, बाजरा की फसल, आलू की फसल, इतने प्रकार की हम फसल इसमें पैदा कर सकते हैं, बो सकते हैं। तो लेकर गेहूँ, चावल, मक्का, बाजरा, आलू आदि प्रकार की फसलें बोई जाती है। तो इस प्रकार हमारी ये एक प्रकार की मिट्टी कंप्लीट होती है। चलेगा, नेक्स्ट मिट्टी जो हमारी आती है वो क्या है, नेक्स्ट मिट्टी आती है हमारी काली मिट्टी। क्या आती है हमारी, काली मिट्टी। अब देखिएगा, आप काली मिट्टी को हम बताते हैं, काली मिट्टी को ही हम रेगड़ मिट्टी भी कहते हैं। देखिए, काली मिट्टी या रेगड़ मिट्टी। अब इसको हम पढ़ते हैं कि इसे रेगड़ या कपास वाली मिट्टी भी कहा जाता है। इसे कपास वाली मिट्टी भी कहा जाता है, ध्यान देना, ठीक, कहा जाता है। यह मिट्टी काले रंग की होती है। इसका रंग कैसा होता है, काला, कह रहे हैं, काले रंग की होती है। इस मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में एक तो चूना पाया जाता है, पोटाश पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है, एल्यूमिनियम पाया जाता है तथा लोहा पाया जाता है। इसके बाद भारत में यह मिट्टी गुजरात, अमरकंटक, ठीक, अमरकंटक से, मतलब गुजरात से अमरकंटक तक तथा बेलगांव से गुना तक पाई जाती है। यानी अगर हम गुना ज़िले में अगर जाएं तो इस प्रकार की मिट्टी को हम देख सकते हैं क्योंकि उधर पाई जाती है। इसके बाद इस मिट्टी में कपास व दालें, ये ध्यान देना आप, कपास व दालें अधिक मात्रा में उगाई जाती है। मतलब इस मिट्टी में क्या क्या चीज़ें हम उगा सकते हैं, तो इस मिट्टी में कपास व दालें अधिक मात्रा में उगाई जाती है या बोई जाती है, ठीक। तो इस प्रकार से हमारे दूसरे प्रकार की मिट्टी भी कंप्लीट हो गया। चलिएगा, अब बढ़ते हैं तीसरे प्रकार की मिट्टी क्या होती है। देखिएगा,
तीसरे प्रकार की मिट्टी आती है हमारी लेटेराइट मिट्टी। क्या आती है? लेटेराइट मिट्टी। चलो इसमें पढ़ते हैं हम क्या है कि इस मिट्टी को गहरी लाल लेटेराइट, देखो क्या करें, गहरी लाल लेटेराइट मिट्टी या सफ़ेद लेटेराइट मिट्टी या गहरी जल वाली मिट्टी भी या के नाम से भी जाना जाता है, या हम कह सकते हैं। आपको क्या क्या याद रखना है कि इस मिट्टी का क्या क्या नाम है और ऊपरी नाम क्या होता है। एक तो गहरी लाल लेटेराइट मिट्टी होता है, या सफ़ेद लेटेराइट मिट्टी होता है, या गहरी जल वाली लेटेराइट मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद इस मिट्टी का निर्माण ऐसे भागों से हुआ है जहाँ शुष्क तर मौसम बारी बारी से होता है। जहाँ पर शुष्क मौसम होता है वहाँ पर इस मिट्टी की अधिक मात्रा पाई जाती है, ऐसे निर्माण होता है। अर्थात यह मिट्टी लेटेराइट चट्टानों की टूट फूट से बनती है। इस मिट्टी में अधिक मात्रा में लोहा, ऑक्साइड, पोटाश ये चीज़ें पाई जाती है। अधिक मात्रा में क्या क्या पाया जाता है? लोहा, ऑक्साइड तथा पोटाश की मात्रा पाई जाती है। यह तमिलनाडु से, कहाँ से? तमिलनाडु पहाड़ी के भागों और निचले क्षेत्रों में पाई जाती है। इस मिट्टी में तो चावल, गेहूँ, दाल, अनाज, चाय, कहावा आदि उगाई जाती है, आदि की फसल बोई जाती है। तो इस प्रकार से हमारा ये मिट्टी भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट की ओर चलते हैं हम। नेक्स्ट आती है हमारे चौथे नंबर की मिट्टी, जिसको हम कहते हैं लाल मिट्टी। क्या कहते हैं हम? लाल मिट्टी के नाम से जानते हैं। अब ये क्या समझिएगा कि यह मिट्टी शुष्क और तर जलवायु में प्राचीन रवेदार और पर्वतीय चट्टानों की टूट फूट से बनती है, ठीक है ना। और इसके बाद इसका रंग क्या होता है? इसका रंग यहाँ हम कहेंगे टूट फूट से बनती है, इसका रंग लाल, ठीक है। क्या होता है? लाल। कहीं कहीं पर इसका रंग भूरा, चॉकलेटी, पीला अथवा काला भी होता है। यानी इनका रंग हम इतने प्रकार से देख सकते हैं। कहीं पर इनका रंग लाल भी होता है, कहीं कहीं पर इनका रंग भूरा भी होता है, कहीं पर इनका चॉकलेटी होता है, कहीं पर इनका पीला होता है और कहीं कहीं पर काला भी होता है। लेकिन 100% हम इसको काली मिट्टी नहीं कहते हैं ना। इस मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में एक तो लोहा पाया जाता है, एल्यूमिनियम पाया जाता है और चूना पाया जाता है। 3 चीज़ें महत्वपूर्ण है इसमें कि इस मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में लोहा, एल्यूमिनियम तथा चूना पाया जाता है। इसके बाद यह मिट्टी उत्तर प्रदेश से लेकर बुंदेलखंड से लेकर दक्षिण के प्रायद्वीपीय तक पाई जाती है। मतलब उत्तर प्रदेश, क्या क्या कहेंगे पहले, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड से लेकर दक्षिण के प्रायद्वीप तक पाई जाती है। इसके अलावा मध्य प्रदेश, कहाँ है? मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल में भी पाई जाती है। इस मिट्टी में सबसे ज़्यादा हम बाजरा की फसल उगाई जाती है। इस मिट्टी में हम बाजरा की फसल बो सकते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट मिट्टी जो हमारी आती है 5वें नंबर की। 5वें नंबर की मिट्टी जो है वो आती है हमारी मरुस्थलीय मिट्टी, और इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था। मरुस्थलीय मिट्टी की विशेषताएं बताइए, मरुस्थलीय मिट्टी के बारे में बताइए। तो आपको ये जितना भी है पूरा लिख देना है, ठीक है। तो मरुस्थलीय मिट्टी क्या होती है देखिएगा। मरुस्थलीय मिट्टी में आता है यह मिट्टी दक्षिण पश्चिम, कहाँ है? दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा कच्छ व रन की ओर से उड़कर भारत के पश्चिमी शुष्क प्रदेश में आती है। भारत के जो शुष्क प्रदेश होते हैं वहाँ पर यह मिट्टी आ जाती है। इसमें खनिज नमक अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसमें खनिज नमक की अधिक मात्रा पाई जाती है। यह मिट्टी अधिक मात्रा में पश्चिमी राजस्थान, गुजरात, दक्षिणी पंजाब, दक्षिणी हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। इस मिट्टी में अधिक मात्रा में हम गेहूँ, कपास, बाजरा, सब्जियां आदि भी उगा सकते हैं, या आदि की फसल बोई जाती है, ठीक है। चलिए लास्ट हमारी जो मिट्टी आती है वो लास्ट हम पढ़ते हैं, हमारी लास्ट वाली पर्वतीय मिट्टी। देखिएगा ये पर्वतीय मिट्टी, अब क्या करते हैं हम देखिएगा। पर्वतीय मिट्टी क्या है कि यह मिट्टी हिमालय के पर्वत में अधिक मात्रा में पाई जाती है। यह मिट्टी, ठीक है, यह मिट्टी पतली, दलदली और छिद्रमयी किस टाइप की होती है मिट्टी? यह मिट्टी पतली, दलदली और छिद्रमयी होती है। हिमालय के दक्षिण भाग में असम और दार्जिलिंग में चिकनी एवं महीन मिट्टी मिलती है। इस मिट्टी में चाय व आलू की फसल बोई जाती है। हम इस मिट्टी में क्या क्या बो सकते हैं? चाय व आलू की फसल बो सकते हैं। तो इस टाइप से हमारे यहाँ पर अभी 7 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अभी हमें और भी करना है ना। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वें नंबर का क्वेश्चन आता है। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, देखिएगा कि 8वें नंबर का, जल संरक्षण क्यों आवश्यक है, इसके उपायों का वर्णन कीजिए। और ये क्वेश्चन हमारा पूछा गया 2008 में, 2008 के ए सेट में, 2009 के सी सेट में और 2016 में पूछा गया था, ठीक है। तो चलिएगा इसका आंसर हम देखते क्या है। इसका आंसर आता है हमारे पास, उत्तर में हम लिखेंगे जल संरक्षण। तो जल मानव जीवन का आधार है या मुख्य आधार है। बिना जल के मानव जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। मानव जल का उपयोग पीने के लिए,
काय के लिए? तो पीने के लिए, खाना बनाने के लिए, सिंचाई के लिए और विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के निर्माण में करता है। अतः जल संरक्षण होना अति आवश्यक है। मतलब ये जो जल है ये मानव के लिए महत्वपूर्ण साधन बताया गया है, इसलिए हमें इसका संरक्षण करना अति आवश्यक है। ठीक, चलो अब इसका उपयोग हम पढ़ते हैं। उसका उपयोग क्या है देखिए। इसका उपयोग आता है, उपाय या उपयोग बात एक ही है, टेंशन न लें। तो इसका उपाय या उपयोग क्या है? पहला पढ़ते हैं हम, जल को प्रदूषण से बचाना। पहला क्या है? जल को प्रदूषण से बचाना। दूसरा आता है वर्षा जल का संग्रहण करना। तीसरा आता है वर्षा जल के अपवाह को रोकना। चौथा आता है सभी जल स्रोतों का वैज्ञानिक प्रबंधन करना। और पांचवा आता है उपलब्ध जल का उपयोग करना। यानी इस टाइप से इसके उपयोग हो जाते हैं। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वन राष्ट्र का धन है, समझाइए। और ये क्वेश्चन हमारा 2007 के एग्ज़ाम में पूछा गया था। इसके बाद में ये क्वेश्चन हमारा अथवा में इस टाइप से भी आया है। किस टाइप से आया देखिएगा। अथवा में इस टाइप से पूछा गया है कि वनों से होने वाले प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष लाभ कौन कौन से, उनका वर्णन कीजिए। और ये क्वेश्चन 2009 के ए सेड में, डी सेड में एंड 2013 और 2016 में पूछा गया था। बट ये क्वेश्चन हमारा अथवा में इस टाइप से भी पूछा गया। अब अथवा में क्या पूछा गया देखिएगा कि वनों से होने वाले प्रत्यक्ष लाभ लिखिए। और ये क्वेश्चन हमारा 2012 में पूछा गया था। जबकि अथवा करके क्वेश्चन इस टाइप से भी आ सकता है कि वन संपदा से लाभ लिखिए। बट अथवा में क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि वन भारत के लिए वरदान है, वर्णन कीजिए। और फिर क्वेश्चन अथवा में इस टाइप से पूछा जा सकता है कि वनों को राष्ट्रीय नीति क्या लिखा है, वनों को राष्ट्रीय नीति या देश का धन क्यों कहते हैं, समझाइए। तो ये क्वेश्चन भी इस टाइप से पूछा जा सकता है, आपको ध्यान रखना है ना। इन सभी क्वेश्चनों के आंसर सिर्फ और सिर्फ एक ही मिलेंगे। अब एक ही आंसर क्या होगा देखिएगा। सबसे पहले हम लिखते हैं, उत्तर में हम चलते हैं कि भारत क्या लिखा है, भारत में वन भूमि का क्षेत्रफल 7.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। इन वनों का 3/4 भाग व्यापारिक दृष्टि से उपयोगी है। क्या है? व्यापारिक दृष्टि से उपयोगी है। फिर इसके बाद में लिखा है वनों को देश या राष्ट्र का धन कहते हैं क्योंकि वनों से हमें निम्नलिखित लाभ है। ध्यान देना, क्वेश्चन आया था मतलब वनों को राष्ट्र का या देश का धन क्यों कहते हैं। तो इसका आंसर यही हुआ है कि वनों को देश या राष्ट्र का धन कहते हैं क्योंकि वनों से हमें निम्नलिखित लाभ होते हैं। अब वनों से निम्नलिखित लाभ क्या क्या होते हैं तो मैं आपको बता दूं, 2 लाभ होते हैं। सबसे पहला आता है प्रत्यक्ष लाभ और दूसरा आता है अप्रत्यक्ष लाभ। अब प्रत्यक्ष क्या होता है तो प्रत्यक्ष जो देखा जा सकता है, हम डायरेक्ट उस लाभ को हम देख सकते हैं कि हमें ये लाभ प्राप्त हो रहा है तो उसको प्रत्यक्ष लाभ कहते हैं। और जिसको हम देख नहीं सकते यानी अप्रत्यक्ष होता है, हमें दिखाई नहीं देता है, वो अप्रत्यक्ष लाभ कहलाता है। सबसे पहले आप क्या करें, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा इसी टाइप से आप एग्जाम में लिखने का प्रयास करें। तो पहला मैंने लिखा प्रत्यक्ष लाभ, उसके अंतर्गत पॉइंट बनाए मैंने। ए लकड़ी की प्राप्ति, दूसरा जानवरों को चारागाह, तीसरा लघु उद्योगों में सहायक, चौथा होता है रोजगार की प्राप्ति, पाँचवा होता है विदेशी मुद्रा की प्राप्ति। यानी इस टाइप से आपको 5 पॉइंट जमा लेना है और उसके बाद वापस से पहला पॉइंट आपको लिखना है। इस टाइप से लिखेंगे काफ़ी सुंदर आपकी जो कॉपी है काफ़ी सुंदर लगेगी और कॉपी चेक करने वाला आपके ऊपर अट्रैक्टिव होगा और वो आपको नंबर देने में कहीं से कहीं तक कंजूसी नहीं करेगा। ठीक है, तो चलिएगा अब हम पढ़ेंगे पहला वाला। क्या पढ़ेंगे इसका? पहला कौन सा हम पढ़ेंगे? लकड़ी की प्राप्ति। तो देखिएगा लकड़ी की प्राप्ति को हम पढ़ने के लिए आगे चलते हैं। यह आता है आपका लकड़ी की प्राप्ति। ठीक है, तो लकड़ी की प्राप्ति कैसे होती है तो आपको सिर्फ मेन पॉइंट याद रखना, फिर आप चाहें तो मन से भी लिख सकते हैं। कैसे देखिएगा, वनों से प्राप्त लकड़ी एक महत्वपूर्ण ईंधन है। वनों से जो प्राप्त होता है ईंधन, तो हम क्या मानते हैं उसमें, ईंधन में सबसे महत्वपूर्ण हम लकड़ी की मानते हैं। वनों से हमें कई प्रकार की लकड़ी प्राप्त होती है जैसे कि सागौन, साल, शीशम, चंदन आदि, यानी आदि प्रकार की ये चीज़ें प्राप्त होती है। अगला आता है जानवरों के लिए चारागाह। दूसरा पॉइंट क्या है? जानवरों के लिए चारागाह। वन क्षेत्र जानवरों के लिए सबसे अच्छा चारागाह स्थल है। इस स्थान से घास पत्तियां प्राप्त होती है। मतलब चारागाह मतलब समझ जाओ आप, वह वन क्षेत्र जानवरों के लिए सबसे अच्छा चारागाह स्थल है। इस स्थान से घास पत्तियां प्राप्त होती है। ठीक, चलेगा। अब इसका हमारा सी नंबर का आता है। तो सी नंबर का क्या कहता है देखेंगे हम। सी नंबर का आता है लघु उद्योगों में सहायक। लघु उद्यम सहायक क्या होता है कि वनों से प्राप्त वस्तुएं जैसे कि तेंदुपत्ता, बेंत, शहद, मोम आदि में लघु उद्योगों
लघु उद्योगों का विकास हुआ है। ठीक, लघु उद्योग मतलब छोटे छोटे उद्योग। तो हम चाहे तो वनों से बहुत सारे उद्योग ले सकते हैं, जैसे हम बता सकते हैं तेंदुपत्ता, बेंत, शहद, मोम आदि प्रकार छोटे उद्योग हम लघु उद्योग की सहायता से कर सकते हैं, है ना। चलिएगा, नेक्स्ट आता है हमारा रोजगार की प्राप्ति। अब रोजगार की प्राप्ति कहाँ वनों से हो जाती, कैसे हो जाती है? देखिए, भारत में वन भूमि का क्षेत्रफल 7.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। इन वनों का 3/4 भाग व्यापारिक दृष्टि से उपयोगी है। मतलब इसका कितना उपयोगी है? मतलब 7.8 लाख वर्ग किलोमीटर तो है, और इन वनों का 3/4, इसका अगर 3 भाग करें, यानी 4 में से अगर 3 भाग करें तो वो व्यापारिक दृष्टि से उपयोगी है ना। चलिएगा, नेक्स्ट आता है इसका विदेशी मुद्रा की प्राप्ति। क्या होता है? विदेशी मुद्रा की प्राप्ति। अब विदेशी मुद्रा की प्राप्ति में क्या होता है, देखिएगा, ये देखो आप, ये विदेशी मुद्रा की प्राप्ति, ठीक है, आपको अच्छे से स्पष्ट दिखना चाहिए, इसलिए मैं कोशिश ये करूँगा कि आपको एक एक शब्द या एक एक जो आपका क्वेश्चन है वो कंप्लीट आपको समझ में आए। तो अब आता है विदेशी मुद्रा की प्राप्ति। विदेशी मुद्रा की प्राप्ति में आता है वनों से प्राप्त लाख, तारपीन का तेल, चंदन का तेल, लकड़ी से बनी कलात्मक वस्तुओं आदि के निर्यात से विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। यानी इन चीज़ों का उपयोग कर करके हम विदेशों में से पैसा कमा सकते हैं या विदेशी मुद्रा की हम प्राप्ति कर सकते हैं। तो इस टाइप से ये होता है हमारा प्रत्यक्ष लाभ, जिसको हम अनुभव कर सकते हैं, देख सकते हैं, है ना। लेकिन अब जो हम पढ़ेंगे वो आता है हमारा अप्रत्यक्ष लाभ। क्या आता है अब हमारा? अप्रत्यक्ष लाभ। अब अप्रत्यक्ष लाभ क्या होगा? जिसको हम देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, हाँ यार हमें इससे ये लाभ प्राप्त हो रहा। तो अब देखिए इसमें क्या क्या पढ़ेंगे हम। अप्रत्यक्ष लाभ में आता है मिट्टी के कटाव में कमी, जलवायु को सम रखना, ठीक है, इसके बाद में वर्षा में सहायक, उसका जल स्तर में वृद्धि, प्राकृतिक सौंदर्य। यानी इस टाइप से हम इसमें बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन आपको मेन पॉइंट याद रखना, कुछ भी विशेष करने की आवश्यकता नहीं है, आप टेंशन ना लें, है ना। तो पहला पॉइंट हम पढ़ेंगे इसमें भी। पहला पॉइंट आता है मिट्टी के कटाव में कमी। क्या आता है? मिट्टी कटाव में कमी। अब ये क्या है? वनों के कारण मिट्टी का कटाव नहीं हो पाता है तथा पोषक तत्वों में भी कमी नहीं हो पाती है, अतः मिट्टी हमेशा उपजाऊ बनी रहती है। अगर मिट्टी अगर है, मतलब वनों का जो कटाव करते हैं हम, वनों के कटाव से मिट्टी का कटाव नहीं हो पाता है। वनों के कारण मतलब सॉरी अपन क्या कर रहे हैं, वनों के कारण मतलब अगर आप जैसे खेत है, हमारे खेत के आसपास अगर हम पेड़ पौधे उगा दें तो जो खेत की जो मिट्टी रहती है वो पानी के बहाव से आसान तरीके से नहीं बह पाती। क्यों? क्योंकि जो पेड़ पौधे होते हैं वो मिट्टी को बांधे रखते हैं। जो पेड़ पौधे की जो जड़ें होती है वो मिट्टी को बांधे रखती है और वो जाने नहीं देती है। तो इसी प्रकार हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं, वनों के कारण मिट्टी का कटाव नहीं हो पाता है तथा पोषक तत्वों में भी कमी नहीं हो पाती है। अतः हमेशा उपजाऊ, मतलब मिट्टी जो होती है वो हमेशा की बनी रहती है, उपजाऊ टाइप की बनी रहती है। ठीक, चलो इसका बी पढ़ते हैं हम। बी क्या है? बी वाला हमारे पास जो आता है वो क्या है, देखिएगा, जलवायु को सम बनाए रखना। क्या है? जलवायु को सम बनाए रखना। अब आता है वन हवाओं के प्रभाव को कम करते हैं। ठंडी और गर्म हवाओं से वन क्षेत्र की जलवायु हमेशा सम बनी रहती है। मतलब जो वन होते हैं वो क्या करते हैं, हवाओं के प्रभाव को कम कर देते हैं, जिससे क्या होता है, ठंडी और गर्म हवाओं से वन क्षेत्र की जलवायु हमेशा सम बनी रहती है। चलिए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या आता है? वर्षा में सहायक। वर्षा में क्या होता है? सहायक होता है। तो वनों को वर्षा का संचालक कहा जाता है। वन बादलों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं जिससे वर्षा होती है। ठीक, चलेगा। अब आगे बढ़ते हैं हम। डी वाला इसका, तो डी वाला क्या आता है ये देखिएगा। डी वाला है हमारे पास जल स्तर में वृद्धि। अब जल स्तर में वृद्धि क्या होता है, देखिएगा, वन देश के कुओं, तालाबों, नदियों, झरनों आदि में पानी का स्तर बढ़ा देता है, जिससे हमेशा इसमें पानी बना रहता है ना। अगला आया हमारे पास प्राकृतिक सौंदर्य। अब प्राकृतिक सौंदर्य क्या होता है? वनों से देश के प्राकृतिक सौंदर्य में वृद्धि होती है। वन देशी व विदेशी सैलानियों, है ना, को आकर्षित करते हैं। मतलब वन जो होते हैं वो क्या करते हैं, देशियों या विदेशी जो सैलानियों मतलब जो देखने आते हैं उनको क्या कहते हैं, सैलानियों, है नहीं, देशी व विदेशी सैलानियों को आकर्षित करते हैं। इस प्रकार हमारे वनों से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ कंप्लीट होते हैं। ठीक, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा, वन प्राणी संरक्षण क्यों आवश्यक है? वन्य प्राणी संरक्षण के उपाय बताइए। ये क्वेश्चन 2011 में 2015 में पूछा गया था। अथवा में क्वेश्चन इस टाइप से भी पूछा गया था, कैसे कि वन्य प्राणी संरक्षण के
कोई 3 उपाय लिखिए। क्या क्वेश्चन है? वन्य प्राणी संरक्षण के कोई 3 उपाय लिखिए। और ये क्वेश्चन हमारा 2020 में पूछा गया था। कौन से एग्जाम में? 2020 में पूछा गया था। ठीक, चलिए इसके आंसर की ओर बढ़ते हैं हम। इसका आंसर क्या है? चलिए अब पढ़ते हैं हम। वन्य प्राणी संरक्षण। वन्य प्राणी प्राकृतिक की धरोहर है। इस प्राकृतिक धरोहर को भावी पीढ़ियों तक ज्यों का त्यों पहुंचाना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। वनों के साथ साथ वन्य जीव भी मानव के लिए महत्वपूर्ण संसाधन है। वन्य जीवों से मांस, खाल, ठीक, हाथी दांत आदि प्राप्त होते हैं। इन्हीं वस्तुओं की प्राप्ति एवं मनोरंजन के लिए मानव के द्वारा बहुत ज़्यादा मात्रा में जानवरों का शिकार किया जा रहा है। इस कारण वन्य प्राणियों का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है और इसलिए वन्य प्राणियों का संरक्षण करना आवश्यक है। यानी वन्य प्राणियों का संरक्षण करना क्यों आवश्यक है, इसके लिए हम ये लिख सकते हैं, है ना। चलिएगा नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। इसी में पूछा गया तो क्वेश्चन, उसके बारे में हम बता रहे हैं कि इसी में जो क्वेश्चन आता है हमारा, मतलब क्वेश्चन के आधार पर कि वन्य प्राणी संरक्षण के उपाय बताइए। क्या पूछ रहा है वो? वन्य प्राणी संरक्षण के उपाय बताइए। तो क्या क्या उपाय कर सकते हैं हम, देखिएगा। तो पहला उपाय हम ये कर सकते हैं कि वन्य जीवों के शिकार पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाना। मतलब जितने भी जो शिकारी लोग हैं, जो वन में जो शिकार करने जाते हैं, उन पर क्या लगाना चाहिए? प्रतिबंध लगाना चाहिए। दूसरा, वन्य क्षेत्रों में जैव मंडल रिजर्व की स्थापना करना, ये भी एक कारण हो सकता है। तीसरा था वन्य जीवों प्राकृतिक आवासों को बिना नुकसान पहुंचाए नियंत्रित करना, एक ये भी कह सकते हैं। अगला था वन्य जीवों के प्रति लोगों के रवैये में परिवर्तन हेतु शिक्षा एवं जागरूकता विकास करना, एक चौथा पॉइंट ये भी है। पांचवा था वन्य जीव प्रबंधन की योजनाओं को ईमानदारी से लागू करना। ठीक, तो इस प्रकार वन्य प्राणी संरक्षण के उपाय हमने बताए। इसमें 5 पॉइंट है, जो भी आपको सरल लगे, जैसे लगे वैसे आपको करना है। तो इस प्रकार आज हमारा सोशल साइंस का फर्स्ट चैप्टर है, ये हमने इसमें 10 क्वेश्चन लिए हैं। अभी इसके कुछ और क्वेश्चन बाकी है जो हम सेकंड पार्ट बनाएंगे, यानी सेकंड वीडियो लेकर आएंगे, उसमें आपके कंप्लीट कर देंगे। तो ये पहला पार्ट था हमारा, और पहले ही पार्ट का ये मतलब पहले पार्ट का पहला पार्ट था, जिसमें हमने मात्र 10 क्वेश्चन करे हैं। और इसका नेक्स्ट वीडियो और आएगा, उसमें हम कंप्लीटली क्वेश्चन कर देंगे। तो नेक्स्ट वीडियो का आपको इंतजार करना है, क्योंकि पूरा चैप्टर तभी आपको समझ में आएगा। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूं, एक तो मिट्टी वाले क्वेश्चन बिल्कुल आप अच्छे से कर ले, और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष लाभ कर ले। यानी अगर ये 2 क्वेश्चन आपने कंप्लीट कर लिया तो यूँ मान लो आपके इसमें से फाइनली क्वेश्चन फंस जाएंगे, और कहीं ना कहीं विकल्प, खालिस्तान, सत्य, जोड़ी वगैरह जो भी बनती है वो सब इसमें से ही बनती है, हाँ। तो इस प्रकार हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। पूरा वीडियो देखने व सुनने के लिए थैंक्स। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो।